ओके, सो मैथमेटिक्स 7th क्लास का और चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा। जब हम स्टार्ट कर लेते हैं तो बीच में कोई बंदा आ जाता है क्लास में। ओके जी। अच्छा, प्रोपोर्शन किसी के माइंड में, यूनस भाई ने बताया कि प्रोपोर्शन दो रेशोज़ के बीच में जो इक्विलिटी होती है उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, मैं उनकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखता हूँ। जहन में रखें कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। प्रोपोर्शन का टॉपिक, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यूज़। ठीक है जी, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्रोपोर्शन के ऊपर आपको एक या दो या तीन क्वेश्चन हर एक पेपर में नज़र आएंगे इंशाल्लाह। आज अगर आपको ये समझ आ गया तो आप कंफर्म ये समझे कि आपके एक या दो एमसीक्यूज़ करेक्ट हो गए। जनरल किसी को आइडिया हो यूनस भाई के अलावा तो वो बता सकता है मुझे। ये प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन है ये आपके क्लास 7 में एक्सरसाइज 4.4 में है। ठीक है जी, ये अपने माइंड में रखिए। एक्सरसाइज 4.4 के अंदर ये सारे क्वेश्चंस हैं। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इजी हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं। जस्ट आपको इक्विलिटी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की समझ आ जाए तो बाद में प्रोपोर्शन के अंदर भी वही काम है हमारा। ठीक है, तो वो बाद में फिर इजी होगा हमारे लिए। चलें, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यूनस बाई ये हमारे साथ होती है इक्विलिटी बिटवीन टू रेशोज़। इनकी डेफिनेशन ठीक है, बाकी किसी के माइंड में डेफिनेशन हो तो वो बता सकता है काइंडली। एनीवन, आप में से किसी को पता है? चले मैं फाइनल लिख लेता हूँ। याद रखें, प्रोपोर्शन हमारे पास रिलेशनशिप होती है। ठीक है जी, ये रिलेशनशिप होती है टू या फिर दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू क्वांटिटीज। ठीक है जी, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। एस पर यूनस भाई उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि इसको इक्वलिटी बोलते हैं। यस एग्जैक्टली, रिलेशनशिप हम असल में शो करवाते हैं इक्वलिटी के साइन से। अच्छा, अब प्रोपोर्शन की डेफिनेशन अगर आपको समझ आ चुकी है तो इसमें दो टर्म्स हम बार बार यूज़ करेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चन है। और अगर आपने वो दोनों टर्म्स सीख लिए, मतलब प्रोपोर्शन उन्हीं के ऊपर बेस करता है। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन किस चीज़ को बोलते हैं? अब दो क्वांटिटीज़ है, कंसिडर कर ले, टू क्वांटिटीज़ है। कितने हैं? टू क्वांटिटीज़ है हमारे पास, टू क्वांटिटीज़। ठीक हो गया, मैं ये क्यों ज़रा ठीक कर लूँ। अच्छा, हमारे साथ टू क्वांटिटीज़ हैं। राइट, अब इनके बीच में प्रोपोर्शन है तो उसकी साख्त हमें कैसे पता लगेगी कि क्या वो डायरेक्ट है या डायरेक्ट नहीं है? वो इस तरह से लगेगी कि अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है, ठीक हो गया, तो दूसरी क्वांटिटी में भी इंक्रीज आएगा। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है
दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गया? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो बता सकता है, अदरवाइज हैंड रेस करके मुझे बता दें कि आपको समझ आ गया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। काइंडली रेज योर हैंड अगर सबको समझ आ गया। ओके, एक होता है हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक हो गया, उसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अभी वही बात कि अगर हमारे पास टू या टू से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं, कंसिडर कर ले टू क्वांटिटीज़ हैं। ठीक हो गया, ये क्वांटिटीज़ की स्पेलिंग को बस इग्नोर कर दें, क्वांटिटीज़ है। अच्छा, टू क्वांटिटीज़ है हमारे साथ। अगर एक क्वांटिटी हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, एक चीज़ एक साइड पे बढ़ रही है, तो दूसरी चीज़ उसके मुकाबले में डिक्रीज़ होगी। ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अपने जहन में बिठा दे, क्योंकि अभी इसके बाद जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें सारे ये टर्म्स यूज़ होंगे, इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़। आपके क्लास 7 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो सेम रिलेशनशिप के ऊपर हैं। मतलब या तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रही है, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। सो क्वेश्चंस यहाँ पर ये है। क्लास 8 में इस पर मैंने आपको बताया था कि एक क्लास से जब आप दूसरी क्लास पे जंप करेंगे तो चीज़ें एडवांस होती जाएंगी। क्लास 8 में हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन हो जाएंगे, मतलब मोर देन टू क्वांटिटीज़ के बीच में ऐसा प्रोपोर्शन बनेगा कि एक अगर कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, बट तीसरा उनके मुकाबले में बढ़ रहा है। सो कंपाउंड प्रोपोर्शन पे फ़िलहाल इतना आइडिया दे दिया, वो बाद में हम क्लास 8 में स्टडी करेंगे। यहाँ पर आइडिया दे दिया, यहाँ पर क्वेश्चन इस क्लास में इजी हैं। अच्छा, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है एक साइड पर, तो दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। आज आप लोगों की आवाज़ बहुत कम आ रही है। ठीक है सर, सी है। ओके जी, ओके। इस तरह एक्नॉलेज किया करें ताकि मेरा टेम्पो भी बरकरार रहे। अच्छा, अभी आपके जहन में, किसी के जहन में डायरेक्ट, हमने जो पहले पढ़ लिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन, किसी के जहन में कोई एग्जाम्पल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का? कोई मुझे दे सकता है? यस सर। जी बताएं, कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कोई एग्जाम्पल बताएं। सर इसकी आपने जनरल फॉर्म तो सर आपने जो वो डिस्कस नहीं किया, या वो बाद में करेंगे? कौन सा जनरल फॉर्म? अभी बस आपने जो पढ़ लिया, जो मैंने पढ़ा दिया, उसके लिए यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल दे दे चले। जी सर। डायरेक्ट प्रोपोर्शन जिसमें एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। चले जल्दी से, कोई बंदा, एनीवन, मेल और फीमेल, कोई बंदा। सर एग्जाम्पल बता दूं? हाँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कोई एग्जांपल बता दें। इस पे सर इस तरह डिस्कशन एक, डिस्कशन करेंगे तो। एक, जी डायरेक्टली नहीं, जनरल जनरल टर्म ठीक है। A directly proportional to B. नहीं, एग्जाम्पल दे दे, रियल लाइफ से कोई एग्जाम्पल। सर 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 मैं देता हूँ।
सर if the speed of car is directly proportional to the अच्छा distance अच्छा, it travels, यूनुस भाई एक मिनट इस तरह की एक बात कर मिनट रहे हैं एक सर। मिनट। यस एग्जैक्टली, अच्छा एक मिनट। प्रोपोर्शन के लिए कौन सा टर्म यूज़ होगा? ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक हो गया। इनवर्स के लिए क्या केस बनेगा? यस सर। ए इज़ इनवर्स या इनवर्सली डायरेक्शनल या प्रोपोर्शन टू बी, जो भी है उसमें, बस ये साइन ज़रा समझ लो। अच्छा अब बताएं, एग्जांपल दे दें। जो आपने A कार car की is बात की directly वही मैं आपसे proportional to सुनना the चाहता हूँ। सादा उर्दू में बताएं ताकि यस सबको सर। समझ आ जाए। सर एक गाड़ी की सर जो रफ्तार है वो सर हम कैसे तय कर सकते हैं कि इसकी रफ्तार उस अपना स्पीड से कैसे, जब इसकी स्पीड बढ़ती है तो उसका फासिला कितने टाइम में कवर होता है? अच्छा मैं आपकी थोड़ी सी करेक्शन करता हूँ। एक गाड़ी है, ठीक है, कार हो गया। अभी वो अगर स्पीड उसकी हम कंसिडर कर लें, स्पीड, ठीक है, स्पीड और यहाँ पर डिस्टेंस, तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है? इसका आंसर करें। देखें, अगर गाड़ी तेज़ जा रही है, ठीक है, तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगी। अगर गाड़ी स्लो जा रही है तो डिस्टेंस भी जल्दी ख़त्म नहीं करेगी, डेस्टिनेशन पे ज़्यादा टाइम लेगी पहुंचने में। लेट सपोज़ गाड़ी ने यहाँ तक आना है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक हो गया। अभी ये अगर ज़्यादा तेज़ जाएगी तो डेस्टिनेशन के ऊपर जल्दी पहुंचेगी। यहाँ डिस्टेंस को अगर मैं टाइम टेकन कर दूं, टाइम टेकन, चलें टाइम टेकन, अभी इजी हो जाएगा। एक गाड़ी है, वो यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ तक उसने पहुँचना है, यहाँ तक, ठीक हो गया। अगर वो स्पीड बढ़ाएगी तो वो जल्दी अपने लोकेशन पे पहुँचेगी। अगर वो स्लो जाएगी तो ज़्यादा वक्त लगेगा। यहाँ पर जल्दी मतलब कम वक्त, ठीक है, तेज़ जा रहा है तो फिर यहाँ पर बात उलट हो जाती है। देखिए स्पीड अगर उसकी ज़्यादा है, वो तेज़ जा रही है गाड़ी, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर गाड़ी तेज़ जा रही है तो जल्दी पहुँचेगी, ठीक हो गया। स्पीड अगर उसकी ज़्यादा है तो जल्दी पहुँचेगी। अगर स्पीड उसकी कम है, स्लो जा रही है, तो देर से पहुँचेगी। सो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। समझ आ गया या नहीं समझा? किसी को नहीं समझ आया तो वो मुझे बता दे। दूसरी एग्जांपल आप इस पे डायरेक्ट पे समझें। लेट सपोज आप दूसरी एग्जांपल इस पर समझें, आपको समझ आ जाएगा। एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है, उसमें 200 बच्चे हैं। उनके लिए रूम्स जो हैं वो है 10। 200 बच्चों के लिए 10 कमरे हैं, ठीक हो गया। अभी अगर बच्चों की तादाद में बढ़ा दूं तो लाजमी सी बात है ये तादाद भी बढ़ेगी। अभी फ़िलहाल इसको x कंसिडर कर लो। फ़र्ज़ कर लो अगर ये 10 रूम्स थे तो 300 स्टूडेंट्स के लिए कमरे ज़्यादा चाहिए होंगे या नहीं? तो यहाँ पर रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है। बाकी क्वेश्चन अभी इस पे आएंगे तो आप मज़ीद उसको समझ जाएंगे, यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। अगर कम बच्चे हैं तो उनके लिए कम कमरों की ज़रूरत है स्कूल में। अगर बच्चों की तादाद
बढ़ जाएगी तो हमें मजबूरन कमरों की तादाद भी बढ़ानी होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें इस तरह से इंक्रीज़ आ रहा था इसमें, सो यहाँ पर इस तरह से भी इंक्रीज़ आएगा। 10 से लाजमी बात है या इसको 20 बनाएंगे, 20 कमरे या 12 कमरे या 13 कमरे या 14 कमरे। सो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। अभी इनवर्स प्रोपोर्शन की कोई एग्जांपल अगर किसी के पास हो तो वो बता दे, अदरवाइज़ मैं ख़ुद से एक एग्जांपल आपको यहाँ पर समझा दूंगा इनवर्स प्रोपोर्शन का। एनीवन प्लीज़। इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको जनरल मैंने डेफिनेशन पढ़ा दी कि उसमें हमारे पास अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ उसके मुकाबले में कम होती जाएगी। यहाँ पर एक एग्जांपल हो गई कि ज़्यादा तेज़ जाएगी गाड़ी तो वो ज़्यादा फासला तय करेगी, अगर स्लो जाएगी तो कम फासला तय करेगी। ये टाइम टेकन, अभी इसको इनवर्स में आप देख लो। एक गाड़ी है, ठीक है, कार, इसी एग्जांपल को ले लो। एक गाड़ी है कार, वो स्पीड अगर बढ़ाएगी, ठीक हो गया, स्पीड बढ़ाएगी तो रास्ता जो तय करेगी उस पर टाइम कम लगेगा। टाइम, लेट सपोज वो 200 मीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो उसको 3 आवर्स लगेंगे। ठीक हो गया। अभी अगर ये गाड़ी 300 मीटर पर आवर की रफ्तार से जाएगी, मतलब उसने रफ्तार बढ़ा दी तो वो जल्दी पहुंचेगी, या तो 1 आवर का टाइम लेगा वो कार, या फिर 2 आवर का टाइम लेगा। 3 नहीं लेगा और 3 से ज़्यादा घंटों का टाइम भी नहीं लेगा। कम टाइम में वो पहुंच जाएगी। यहाँ समझ आ गया या नहीं? यहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप है। देखें, अगर स्पीड हम बढ़ा दें, ठीक हो गया, तो ये जो टाइम होगा, स्पीड हमने बढ़ा दिया, ठीक है, तो टाइम टेकन हमारे साथ कम होता जाएगा। जल्दी गाड़ी ज़्यादा फासला तय करेगी, वो बात हो गई वहाँ से, मतलब जल्दी पहुँचेगी अपने लोकेशन पे। अब हमने क्या किया, स्पीड बढ़ा दिया तो गाड़ी यहाँ पर कम टाइम लेगी। अच्छा, स्पीड बढ़ा दिया तो कम टाइम लेगी, राइट। अगर हमने स्पीड कम कर दिया तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसको। ये इनवर्स रिलेशनशिप है। कंफ्यूज ना हो, मैं खुद डिफाइन करते वक्त कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट डेफिनेशन ये है, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम होती जाएगी, घटेगी। यहाँ पर अगर गाड़ी की स्पीड हम बढ़ा रहे हैं तो टाइम उसको कम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्पीड 200 था, ठीक है, उसको टाइम कितना लग रहा था, 3 आवर्स का। अब स्पीड हमने बढ़ा दी तो उसको टाइम कम लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये हो रहा है कि स्पीड हमने बढ़ा दिया, 200 से 300 पर आ गए, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का बनेगा। अभी आपको समझ आ गया या नहीं समझे आप? देखिए यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम कम हो रहा है स्पीड बढ़ाने से। स्पीड कम करने से टाइम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ाने से टाइम हमारे पास कम होता जाएगा। 300 पर हमारे पास 1 आवर का टाइम लेगा या 2 आवर का टाइम लेगा,
बट नॉट 3 या मोर देन 3, इस तरह का टाइम नहीं लगेगा। इसको समझ आ चुका है या नहीं? अच्छा, हिफ्सा कह रही है कास्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वर्सेस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स परचेज्ड, टाइम टेकन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हीकल, और डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रेवलिंग एंड द टाइम। यस, ये सारे एग्जांपल्स हैं प्रोपोर्शन के ऊपर। अभी कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वर्सेस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स परचेज्ड, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप में आता है, क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ करें 1 रुपये के ऊपर आपको 1 पेन मिलता है दुकान में, तो आपको 10 रुपये के ऊपर 10 पेन मिलेंगे, राइट? ये डायरेक्ट हो गया। यहाँ पर टाइम टेकन और डिस्टेंस को अगर हम करें तो जब हम किसी लोकेशन पर पहुँचेंगे उसके लिए अगर हम अपनी रफ्तार बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, तो हम जल्दी पहुँचेंगे, वो भी डायरेक्ट रिलेशनशिप में आ रहा है। बट वहाँ पर डिस्टेंस की अगर बात करें, जो यहाँ पर मैंने की डायरेक्ट रिलेशनशिप में स्पीड और डिस्टेंस की बात यहाँ पर हो गई, फिर यहाँ पर टाइम टेकन की बात होगी। टाइम टेकन वर्सेस स्पीड, ये हमारे पास इनवर्स में होगा, और यहाँ पर स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर करेंगे, अगर हम स्पीड घटाएंगे, स्पीड कम करेंगे, तो कम डिस्टेंस हम कवर कर सकेंगे। सो यहाँ पर डायरेक्ट है, और टाइम टेकन वर्सेस स्पीड में इनवर्स प्रोपोर्शन बन रहा है। किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? मैं अक्सर इन चीज़ों में खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल देखें। आपने अक्सर अभी एक्सरसाइज के अंदर आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे। क्लास में टाइम कितना है, ताकि ज़रा जल्दी डेफिनेशन से हम वहाँ पर चले जाएं। 32 मिनट है, अभी काफ़ी टाइम है। अच्छा देखें, आपके पास लेट्स सपोज वर्कर्स ठीक है, वर्कर्स लोग हैं, मतलब जो काम वाले हैं, वो एक बिल्डिंग 5 डेज, या 5 को हटा दें, इसको नीचे लिख लेंगे डेज। वर्कर्स और डेज के दरमियान अगर प्रोपोर्शन है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि या ये डायरेक्ट है या इनवर्स है? देखिए, अगर 10 बंदे एक काम 5 दिन में करते हैं, ठीक है, तो 20 बंदे वो काम जाहिर सी बात है कम दिनों में करेंगे। यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है। देखिए, हमने आदमियों की तादाद को बढ़ा दिया, तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 से डेज कम लगेंगे। 10 बंदे एक काम 5 दिन में कर सकते हैं, तो 20 बंदे वो काम या तो 2 दिन में करेंगे, या 3 दिन में करेंगे, या 4 दिन में करेंगे। बट 5 से तो लाजमी सी बात है, हमें पता चल जाता है कि इनको कम टाइम लगेगा। सो यहाँ पर हम 5 से नीचे आ रहे हैं। देखें, 5 से हम नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह बनेगा, इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पर बनेगी इस तरह से। इट मीन्स बंदों की तादाद हमने बढ़ा दी, तो यहाँ से क्या होगा, दिन कम लगेंगे। अगर वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेज हमारे साथ डिक्रीज होंगे, ये डिक्रीज, ये इंक्रीज। किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं यहाँ पर? तो ये वर्कर्स और डेज के बीच में जो है रिलेशनशिप है। कुछ समझ आ चुका है आपको या नहीं? वॉइस किसी की नहीं आ रही। जी सर। अच्छा, इस प्रोपोर्शन के ऊपर आप खुद से भी
एग्जांपल्स दे सकते हैं मुझे, ज़रा दे दें ताकि उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर ले, फिर एग्जांपल्स और क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। सर जी इस दोनों का जो कांस्टेंट है वो सेम होगा या सेम नहीं? क्या? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का तो कांस्टेंट जीरो है, और कांस्टेंट जीरो है, तो इनवर्स का रेशो कांस्टेंट रेशो के क्या ऊपर होगा? हम बात कर रहे हैं, तो रेशोज इनके ऊपर जब बात होगी हम रेशोज को कांस्टेंट रखेंगे, बाकी क्वांटिटीज़ को देखेंगे कि वो बढ़ रही हैं या कम हो रही है। प्रोपोर्शन देखें, प्रोपोर्शन रेफर करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू या मोर देन टू क्वांटिटीज़ के बीच में, ठीक है, रिलेशनशिप शो करवाता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या होता है, एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो दूसरी क्वांटिटी कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज़ होगी। अच्छा, इनवर्स में हमारे पास क्या होगा, अगर एक बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही होगी, डिक्रीज़ होगी कांस्टेंट रेशो के साथ। ठीक हो गया, रेशो तो इनके दोनों के कांस्टेंट रहेंगे। अभी इस पर एग्जांपल्स और क्वेश्चन करेंगे, आपको वहाँ से इजीली समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। किसी के माइंड में कोई एग्जांपल हो वो मुझे बता सकता है। आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी? चले मैं एक्सरसाइज के ऊपर जंप करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। आप में से किस किस के पास बुक है क्लास 7 की? सब के सब ज़रा जिसके पास बुक है वो एक्सरसाइज 4.4 ज़रा ओपन करें। इस चीज़ में कंफ्यूजन अक्सर ज़्यादा होती है, ठीक है, तो आपने ख़ुद को कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, अब आ जाएं ज़रा 4.4 पे। आपको क्वेश्चन गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, मतलब आपको इक्वलिटी या आप रेशो कह लो, जो भी है, आपको गिवन है कि इसमें एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड करके दो। ठीक हो गया। अभी यूनुस भाई आपने इस चीज़ को लाजमी गौर से देखना है, क्योंकि वो कल जो मैंने आपको बात की थी कि हम ट्रांसफरिंग वगैरह कहाँ पे करेंगे, वो जब इक्वलिटी का साइन हमारे पास बनेगा, जब इक्वलिटी का साइन हमारे पास बनेगा तो हम ट्रांसफरिंग वगैरह करेंगे, राइट। अच्छा देखें, यहाँ पर हमारे साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू को। क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आसान सा काम ये है, एक्स के नीचे जो भी है उसको दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र कर दो। ठीक हो गया, ये 21 ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर। सो एक्स यहाँ पर लिख लो 4/7। मैंने आपको बताया था इक्वलिटी में अगर एक चीज़ इस साइड पर डिवाइड हो रही है तो वो इस साइड पर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको कंफ्यूज नहीं करना, आप यहाँ इसको डायरेक्टली क्रॉस भी कर सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि नहीं 4 और 21 को मल्टीप्लाई करें और 7 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दे तो वो बात ज़रा लंबी हो जाएगी, बट आप कर सकते हैं। 21 और 7 को क्रॉस करके सिंप्लीफाई कर दे तो क्या बनेगा, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 4/1 मल्टीप्लाई 3। इट मीन्स
4 multiply 3 equals to 4 3s are 12. 12। बस ये सिंपल इसमें ये वाला काम था। एक्सरसाइज 4.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, उसमें आपने ये वाला काम करना है। चलें इस पर, ये आपसे क्यों करवा रहे हैं, इसलिए कि अभी जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन शुरू होंगे उसमें हम यही काम करेंगे, एग्जैक्टली यही काम उसमें भी हम करेंगे। उसमें मुश्किल कहाँ पर है, उसमें मुश्किल वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप को डिफाइन करना। हमें वहाँ पर ये अगर समझ आ गया कि यार एक चीज़ यहाँ पर बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का अगर हमें प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में पता चल गया, मैं अक्सर पेपर में भी इस पर काफ़ी टाइम लेता हूँ। टाइम ले बट सही से समझें। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर है, आपको गिवन है, ये इसलिए करेंगे क्योंकि बाद में ये आ रहे हैं। देखिए 1/x इज इक्वल टू 2/3। कौन मुझे बताएगा यहाँ से x को कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? वन को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। अगर आप इस तरह करेंगी कि 1 को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगी तो 3 के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर है ना, तो यहाँ नीचे आ जाएगा। मैं आपको मशवरा देता हूँ आप ऐसा करें, इस चीज़ को जल्दी से ख़त्म किया करें। ये जो x है ना, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई किया करें, ये जो 3 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई किया करें, इजी हो जाएगा। देखें देखें हमारे पास है 1/x इक्वल्स 2/3। 3 यहाँ पर आ जाएगा तो 3 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 यहाँ पर आ जाएगा सो 2 मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा। अभी देखें 3 1s are 3 और 2x को इस साइड पर लिख लो, 3 को इस साइड पर ट्रांसफ़र कर दो। अभी x को एज इट इज़ लिख लो, ये 3 यहाँ इसके नीचे, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब ट्रांसफ़र होगा डिवाइड हो जाएगा। 3/2 का मतलब क्या है, इसको डिवाइड कर लो, 2 1s are 2, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 लिख लिया, यहाँ पर पॉइंट लगा लिया, यहाँ पर भी 0 लिख लो, यहाँ पॉइंट लगा लो, 2 5s are 10। सो अब आपकी जो वैल्यू है उसका आंसर यहाँ पर भी आ चुका है। देखिए यहाँ पर भी आ चुका है, बट अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको लिखना चाहते हैं तो आपके पास x की वैल्यू बनेगी 1.5, ये वाली। समझ आ चुका है आप लोगों को यहाँ तक? ये इजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब आते हैं ज़रा इसका जो क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास है, वो हमारे पास है x/24 फिर इस तरह डबल फुल कॉलम्स हैं, मतलब प्रोपोर्शन का साइन ये है, और 8/6। अच्छा, इन चीज़ों में आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, आप इनको इस तरह भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह भी लिख सकते हैं, x/24। इस चीज़ को ना, ये जो है ये साइन, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह इक्वल। ये रिलेशनशिप ही है, इक्वलिटी ही है हमारे पास। अब यहाँ पर लिख लो 8/6। अब देखें अब आपके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर x डिवाइड हो रहा है 24 के साथ और 8 डिवाइड हो रहा है 6 के साथ। इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई 24, 8 डिवाइडेड बाई 6। इनके बीच में अब x की वैल्यू को फाइंड करना है। मैंने आपको कहा यहाँ से सीख लो क्योंकि बाद में आने वाला है। यहाँ पर आ गया। अब देखें, अब इसको, अच्छा आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो सकता है। मुझे याद है
जहाँ तक मेरी यादाश्त की बात है तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ है पेपर के अंदर। ये काफ़ी सिंप्लीफाइड है, आपको डेसिमल पॉइंट में भी गिवन हो सकता है, बट आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, इसको ज़रा अपने माइंड में रखें। अच्छा, अब क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर एक तरीका समझाया कि आप 24 को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया करो और ये 6 को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया करो, तो ये आएगा 6x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 24। अभी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये x को एज इट इज़ अपनी जगह पर छोड़ दो, 8 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाई 6 कर दो। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, 8 और 6 और 24 को ज़रा ख़त्म करें, 6 1 ज़ार 6 और 4 6 ज़ार 24। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या बनेगी, 8 इंटू 4, x इज़ इक्वल टू 8 4 ज़ार 32। ये हमारे पास x की वैल्यू है, आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता सकते हैं। सर जी, ये हम मीन और एक्सट्रीम के पाम में नहीं कर सकते? उससे भी अगर आप करेंगे, चले चले, गुड क्वेश्चन। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला था बट आपने बता दिया, मैं आपको यहाँ मीन और एक्सट्रीम की तरह कर देता हूँ। x रेशो 24 था, इक्वल टू क्या था फिर, 8 रेशो 6। इसमें ये हमारे पास मीन है और ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। क्या हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया। मीन और एक्सट्रीम बीच वाली जो वैल्यूज़ हैं, दरमियानी वैल्यूज़ ये, और साइड्स पर जो वैल्यूज़ हैं वो साइड वाली वैल्यूज़ एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहलाती हैं, और यहाँ पर ये मीन वैल्यूज़ हैं। आपने इनका प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करना है। देखिए 6x आ जाएगा इक्वल्स 8 मल्टीप्लाई 24, दोबारा से वही केस बन गया। देखिए यहाँ पर समझ आ रहा है आपको। तो अब x की वैल्यू फाइंड करें, सो x अपनी जगह पे छोड़ दें, 8 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाई 6। तो इस 6 को 24 के साथ कैंसिल कर दे, 6 1 ज़ार 6, 4 6 ज़ार 24। सो x की वैल्यू हमारे पास 8 इंटू 4 आ जाएगी, वो हमारे पास आएगी 32। समझ आ चुका है आप लोगों को सबको। ये मीन और एक्सट्रीम था। क्लास ख़त्म हो गई। 15 मिनट का टाइम है हमारे पास। चलें दूसरा, अभी इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपके पेपर में आ सकता है इस तरह की वैल्यूज़। यहाँ तक समझ आ चुका है सबको, एवरीवन एक्नॉलेज कर दें। मैं अभी एक क्वेश्चन के ऊपर जंप करता हूँ। व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3 9 एंड 7? ये ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द फोर्थ, चौथी वैल्यू, प्रोपोर्शनल वैल्यू, व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3 9 एंड 7? यहाँ इसमें हम क्या करेंगे, किसी को जनरल आइडिया है या नहीं है? यहाँ से 4 प्रोपोर्शनल वैल्यू आपसे मांग रहे हैं। आपने क्या करना है,
कंसिडर करना है कि फ़र्ज़ कर ले फोर्थ प्रोपोर्शनल जो वैल्यू है वो हमारे पास x है। एक्स। ठीक हो गया। अभी इस चीज़ को लिखने का तरीका सीख लें कि यहाँ जैसे इन्होंने दिए हैं ये आपने इस तरह से लिखने हैं। 3, 9 और 7 है, राइट। फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, सो फोर्थ आपके पास अननोन होगी यानी x। सो आपने इसको लिखना कैसे है, 3:9 इक्वल्स 7:x। तो आप जल्दी से वो मीन और एक्सट्रीम वाले काम मत करो क्योंकि उस पर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आपने उसमें ये करना होगा, ठीक है, ये करना होगा। जाहिर सी बात है इस तरह से कर लो बस। 3/9 इक्वल्स 7/x। x को इधर ट्रांसफ़र कर लो 3 की तरफ और 9 को इधर ट्रांसफ़र कर लो। सो 3x इक्वल्स 9 × 7 आ जाएगा। अभी इसको यहाँ पर जल्दी से सिंप्लीफाई कर दो। यार बैटरी लैपटॉप की जल्दी ख़त्म हो, ये क्या वजह है। मैं लैपटॉप की बैटरी ज़रा कनेक्ट कर लूँ, 2 मिनट प्लीज़। इसमें ओके ठीक हो गया। अच्छा अब सिंप्लीफाई कर दें इसको ज़रा। हम कैसे करेंगे, हम करेंगे 3x इक्वल्स 9 7 ज़ार क्या आ रहा है, 63 आ रहा है। x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं 63 के ऊपर। 63 को 3 के ऊपर डिवाइड कर दो, इससे हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 21। 3 1 ज़ार 3, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। सो x की वैल्यू हमारे पास 21 आ गई। सो वो फोर्थ प्रोपोर्शनल जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 21। यानी हम अब इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 3:9 इक्वल्स 7:21। आप सबको ये क्लियर हो गया। सर इसकी फार्मूला क्या है आपने जो भी बताया है। किस चीज़ का, फोर्थ प्रोपोर्शनल की। ये फार्मूला आपके सामने है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये है फार्मूला। सेकेंड प्रोपोर्शनल वैल्यू अगर गिवन ना हो तो आपने फिर यहाँ 3:x 7 और ये बाकी प्रोपोर्शन आपको गिवन होंगे। तो सर इसका मतलब ये है कि जो प्रोपोर्शनल अपने एक्स पे एक्सप्रेस किया इज इक्वल टू मैं आपको लिखता सर हूँ सेकंड था यूनुस भाई, आप फाइंड करो सेकेंड प्रोपोर्शनल मल्टीप्लाई बाय थर्ड प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय फर्स्ट प्रोपोर्शन। नहीं दफ़ा करें, डिवाइड और मल्टीप्लाई को दफ़ा करें। आप यहाँ पर इस एग्जांपल को समझ लो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। सेकंड प्रोपोर्शनल वैल्यू फाइंड कर लो, आपके पास 3 वैल्यूज़ में देता हूँ 2 5 6। इसका सेकंड प्रोपोर्शनल मुझे चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, 2 रेशो सेकंड प्रोपोर्शन अननोन है, x इज इक्वल टू अननोन हमने लिख लिया, सेकंड प्रोपोर्शन ये है 5:6। सीरीज इस तरह से बनेगी। अब क्या करना है, 2/x इक्वल्स 5/6। सो 5 के लिए x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x इज इक्वल टू 6 2 ज़ार 12। सो x इज इक्वल टू 12/5। इसको आप कर दो, आपको 4 वैल्यू सेकेंड प्रोपोर्शनल की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पर लगा लो। इसमें आपसे और कुछ नहीं मांगेंगी, जो सेकंड थर्ड या फर्स्ट या फोर्थ प्रोपोर्शनल वैल्यू है वो आपसे मांगेंगे। अभी समझ आ गया आपको। ओके ये हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शनल वैल्यू है, ये हमारे पास सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। सो फोर्थ प्रोपोर्शनल यहाँ से हमने वहाँ पर इस तरह से फाइंड किया, फोर्थ प्रोपोर्शनल x, यहाँ सेकंड। बाकी आप देख लो, अगर आपसे जो प्रोपोर्शनल की वैल्यू मांगी जा रही है वो आपने फाइंड करना है। अच्छा अब एक दूसरा क्वेश्चन है बड़ा ही ज़बरदस्त। टाइम कितना रहता है क्लास में, क्योंकि उसमें डिस्कशन ज़्यादा होगी।
9 मिनट का टाइम है, मैं जल्दी जल्दी इसको ज़रा कर लेता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखना चाहता लेकिन मजबूरन लिखना पड़ेगा। बीनश रीड्स 25 pages of a book in 40 minutes. बीनश एक लड़की है, 40 मिनट में 25 पेजेस किसी किताब की पढ़ती है या पढ़ सकती है। हाउ मैनी पेजेस विल शी, सॉरी, हाउ मैनी पेजेस विल शी रीड इन 60 मिनट्स, ये क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात आप जहन में नोट कर लें कि इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में कंफर्म आएगा। इस तरह, ये जो मैंने आपके सामने लिख दिया, इसमें आपने डायरेक्ट आपने डिसीजन नहीं लेना कि या तो यहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शनल है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये आपने काफ़ी सोचना है इसके ऊपर, डेटा की एक्सट्रैक्शन करनी है। और डेटा की एक्सट्रैक्शन आप कैसे करेंगे? आप अपने साथ इसमें दो चीज़ें आपने लाजमी निकालनी है। एक है, देखिए, पेजेस की बात हो रही है और फिर टाइम की बात हो रही है 40 मिनट्स की। यहाँ पर भी पेजेस और मिनट्स, सो क्वांटिटीज़ हमारे पास 2 हैं। बीनश लड़की 2 क्वांटिटीज़ को इस वक्त डील कर रही है। पेजेस को, राइट, समझ आ रहा है सबको? और पेजेस के अलावा मिनट्स उसकी दूसरी क्वांटिटी है। अब इसमें से आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करना है इस क्वेश्चन से। पेजेस अगर 25 थे तो टाइम उससे कितना ले रहा था? 40 मिनट। 40। यस। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि अगर टाइम हमारे पास 60 मिनट हो तो पेजेस बता दो कि वो कितने पेजेस पढ़ेगी। तो वो जितने पेजेस आपने फाइंड करने हैं उसमें उसको आपने एक किसी वेरिएबल से रिप्लेस करना है, एक्स। अभी यहाँ पर हम डिसीजन लेंगे कि इनके बीच में प्रोपोर्शन कैसा है। देखें, यहाँ पर बीनश लड़की 40 मिनट से टाइम इंक्रीज हो गया, 60 मिनट तक चला गया। अगर 40 मिनट में वो 25 पेजेस पढ़ लेती है, ठीक है, तो अगर मैं टाइम बढ़ा दूं तो फिर पेजेस कम पड़ेगी या ज़्यादा पड़ेगी? आंसर करें जल्दी से, टाइम कम है। बताएं ना, जल्दी से बताएं। नहीं, ज्यादा पेजेस पड़ेगी सर। यस एग्जैक्टली, ज्यादा पेजेस पड़ेगी सर। ऑब्वियस बात है। अगर 40 मिनट में वो 25 सफ़े पढ़ती है तो 60 मिनट में वो ज़्यादा सफ़े पढ़ेगी। तो इसके लिए ये इस तरह के एरोज़ हम लगाएंगे, बिकॉज़ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। कौन सा प्रोपोर्शनल है? वो जो वहाँ डेफिनेशन में हम कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ पर अब क्लियर हो रहा है। देखें, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। क्या है हमारे पास? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। या डायरेक्ट रिलेशनशिप लिख लो या प्रोपोर्शन लिख लो, जो भी लिखना चाहते हो। बस ये काम अगर आपने सीख लिया तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा लगेंगे और मज़ा आएगा इनके सॉल्व करने में। अभी आपने एक और काम करना है। ये जो एरोज़ आपने बना लिए, इसका एक है हेड, ठीक हो गया, एक है टेल। ये इसका टेल है यानी दुम, और ये इसका हेड है। टेल और हेड, राइट। इसका ये एरो का ये टेल है यानी दुम, और ये हेड है। दूसरे स्लाइड पर ज़रा इस क्वेश्चन को ले आएं। 25 x इक्वल्स
क्या था 40-60। सब समझ रहे हैं मुझे? इनके बीच में रिलेशनशिप इस तरह बना, डायरेक्ट रिलेशन। टाइम अगर हम बढ़ाएंगे तो पेजेस भी बढ़ेंगी, राइट? समझ आ गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप जो हमने डेफिनेशन उसकी पढ़ ली। टाइम कितना है अभी इस क्लास में? 3 मिनट का टाइम है, जल्दी से ख़त्म करते। देखिए अब आपने इसको प्रोपोर्शन या फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखना है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसके टेल के ऊपर आपने उसको इस तरह करना है, ऊपर लिखना है, और नीचे हेड के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो उसको आपने इस तरह लिखना है। यहाँ टेल के ऊपर जो वैल्यू आएगी, टेल के सामने वो ऊपर, हेड के सामने जो वैल्यू आएगी उसको नीचे लिखना है। बस ये आपका काम था। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 25 और 60 को मल्टीप्लाई करें, 40 और x को मल्टीप्लाई करें। x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, राइट? सो x को अपनी जगह पर छोड़ दें। 25 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 40। मैं आपको हमेशा मशवरा दूंगा इस चीज़ को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई मत करो। यहाँ पर अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दो। तो ये यहाँ पर हो रही है, 20 के ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा, आप देखें। टू 20s आर 40 आ रहा है और 3 20s आर 60। सो x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2। अब 25 और x को ज़रा जल्दी से मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ रहा है? 25 मल्टीप्लाई बाई 3 75 यस, डिवाइडेड बाई 2। 75 को अगर आप 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 37.5 पेजेस की बात हो गई। जो x की वैल्यू थी कि मतलब 60 मिनट में वो कितने पेजेस पढ़ेंगी, तो 37 फुल पेजेस और एक पेज हाफ पढ़ेगी। तो पेजेस की तादाद बढ़ गई या नहीं बढ़ी? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बता सकता है। इसके ऊपर क्लास 8 में भी क्वेश्चन है, बड़े बड़े फ़नी और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी खूबसूरत, और इस पर क्वेश्चन लाजमी आते हैं। मैं आपको और क्या बताऊं कि बस यहाँ से कंफर्म कर लो कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अभी क्लास में टाइम कम है तो किसी का कोई कन्फ्यूजन हो तो वो बता सकता है, टाइम ख़त्म होने वाला है। अच्छा, अभी एक दूसरा क्वेश्चन आपके बुक में है, 5 लेटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल। ठीक हो गया, 5 लेटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल कॉस्ट्स, खर्चा उसके ऊपर आ रहा है कितना? 755 रुपीज़। क्लास में कोई आ गया? अच्छा, 755 रुपीज़ का खर्चा आ रहा है कितने लेटर्स के ऊपर? 5 लेटर ऑयल के ऊपर। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 9 लेटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल? आप बता दो, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 9 लेटर्स ऑफ द कुकिंग ऑयल। अभी डायरेक्टली आपने डिसीजन नहीं लेना, याद रखें, डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेना कि यहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आपने ख़ुद को कंफ्यूज नहीं करना। डेटा एक्सट्रैक्शन के बाद हम ये डिसीजन लेंगे। यहाँ पर क्वांटिटीज़ को पहले आइडेंटिफाई कर लो। एक है हमारे पास लेटर,
दूसरा हमारे पास है खर्चा, कॉस्ट। ठीक हो गया। दूसरा हमारे रुपीज। पास रुपीज़ या कॉस्ट। यस, तो लेटर्स इक्वल्स रुपीज़ या कॉस्ट लिख ले। 5 लेटर्स जब थे तो कितना खर्च आ रहा था? 755 रुपीज़ का खर्चा आ रहा था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब लेटर्स 9 हो गए तो हमसे पूछ रहे हैं कि कितनी रुपीज़, यानी x रुपीज़, जो कि हमें नहीं पता। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ चुका है। डेटा की एक्सट्रैक्शन हमने कर ली, अब इसके ऊपर डिसीजन लेना है। देखें, जो नॉन वैल्यूज़ होती हैं उनको आप देखें। 5 से इंक्रीज़ आ गया कहाँ तक? 9 तक। हेड और टेल को बाद में देख लेंगे। 5 लेटर से हम चले गए 9 लेटर्स के ऊपर। अगर एक चीज़ मतलब 5 लेटर यहाँ पर उसकी कीमत इतनी बन रही है, ठीक है, 755, अगर उसको मैंने बढ़ा दिया, लेटर्स को मैंने बढ़ा दिया, तो इसकी कीमत बढ़ेगी या कम होगी? ये बताएं। बढ़ेगी ना। 755 से कीमत बढ़ेगी, मतलब ऊपर जाएगी। 755 से कीमत बढ़ेगी। सो यहाँ पर भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है? यस सैयद आलम शाह भाई, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब इसको अगेन यहाँ पर आपके लिए लिख लेता हूँ। 5 लेटर्स, 9 लेटर्स, 755, राइट हो गया, और अननोन वैल्यू x। तो ये जब बढ़ रहा था तो ये भी हमारे साथ बढ़ रहा था, राइट। समझ आ गया आपको? ओके, अब इसको ज़रा मैंने आपको तरीका समझाया कि इसके टेल के ऊपर जो वैल्यू होगी, टेल के सामने, यानी ये वाली वैल्यू, ये ऊपर आएगी, डिवाइडेड बाय जो हेड पर वैल्यू होगी वो नीचे आएगी, इक्वल्स टेल वाली वैल्यू ऊपर, हेड वाली वैल्यू नीचे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। 5 के साथ x मल्टीप्लाई होगा 5x देगा, और 755 के साथ 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं आपको मशवरा देता हूँ अक्सर यहाँ पर इस चीज़ को डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि बाद में हमारा हिसाब किताब थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हिसाब किताब को हमने कम करना है। हम क्या करेंगे, 5x में से x यहाँ पर लिख कर 5 यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। सो 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 755 यहाँ पर लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 9। अब आप देखें, ये 5 के ऊपर 755 डिवाइड हो रहा है। 5 1s are 5, 2 यहाँ पर आ गया, 5 5s are 25, ठीक हो गया। और यहाँ पर 5 है तो 5 1s are 5, 151, राइट, 151 मल्टीप्लाई बाय 9। अभी हिसाब थोड़ा सा कम हो गया, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम। 151 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 1। अब 151 मल्टीप्लाई 9 को ज़रा सिंप्लीफाई कर दें। 151 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो आंसर आएगा 1359, जो x की असल वैल्यू है। इट मीन्स 9 लेटर पर कितना खर्च आएगा? 1359 रुपीज़ का। कितना खर्चा? 1359 रुपीज़ का खर्चा आएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो बता सकता है। सर जी, सर हमें कैसे पता चलेगा, मतलब कि क्वेश्चन रेशो वाले है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वर्ड प्रॉब्लम की तरह है ना। फॉर एग्जांपल इधर 5 लीटर है, तो 5 लीटर को हम 755 पे डिवाइड कर सकते हैं, और जो वैल्यू हमारे पास आ जाए तो उसको हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जिस असल तरह में हम वो क्वेश्चन करते थे। ये यहाँ पर बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है। आप यहाँ पर ये चीज़ है कि 5 लेटर्स कॉस्ट कर रहे हैं हमारे साथ 755। इसमें इस तरह की कंडीशंस भी आ जाएंगी
कंपाउंड प्रोपोर्शन क्लास 8 में है, वहाँ पर वो वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, वो भी आएंगे। इस तरह के इस क्लास में भी कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। इन अ कैंप ऑफ 36 अर्थक्वेक विक्टिम्स देयर इज इनफ फूड फॉर 20 डेज। सर क्वेश्चन आसान है, लेकिन मतलब पता तो नहीं चल रहा है ना कि ये रेशो वाला क्वेश्चन है या क्या है। मतलब इधर तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कैसे क्वेश्चन है। 5 अभी लीटर तो हमें पता है क्योंकि हमने स्टार्ट किया है। अच्छा, 5 लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल कॉस्ट रुपीज़ 755। ठीक हो गया। मतलब आप कह रही हैं कि इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे कि 755 रुपीज़ को हम डिवाइड कर लेंगे 5 लीटर्स के ऊपर, तो 1 लीटर की वैल्यू आ जाएगी। जी सर, फिर और उसको उसको फिर 9 के 9 साथ के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे। करें। यस एग्जैक्टली, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये रेशो के ऊपर जो क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और ये इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर जो क्वेश्चन है, ये क्लास 7 में सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में है। अभी हम जाएंगे इसके ऊपर, अभी आ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, चलो ये तो आप कर लेंगे, फिर वो वाला नहीं कर सकेंगे। और फिर कंपाउंड प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, उस पर डायरेक्टली वहाँ से पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर वर्कर्स या डेज या लेटर्स या फिर कॉस्ट रुपीज़ या फिर टाइम ट्रेवल टाइम टेकन या डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो बातें होंगी। और प्रोपोर्शन भी कंपाउंड किस्म का होगा, दो वैल्यूज़ एक साथ डायरेक्ट होंगी, मतलब एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ रही है। थर्ड प्रोपोर्शन की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, उसमें कंपाउंड प्रोपोर्शन बनेगा आपके साथ। फिर इस तरह का इक्वेशन बनेगा, कंसिडर कर लें, आपके पास इस तरह का इक्वेशन बनेगा, इस तरह का। फिर उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं कर सकते, हम फिर उसमें डायरेक्टली 1 यूनिट की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। यहाँ तो ठीक हो गया, मतलब आप कह रही हैं, चले मैं करता हूँ। गुड क्वेश्चन, काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग सा है कि यार इस चीज़ को मैं इस तरह कर सकता हूँ तो रेशोज़ में क्यों करूँ। चलो 755 को आप डिवाइड कर लो 5 के ऊपर, तो 155 आएगा, 151 आएगा। तो 151 को अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही काम हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1359। एग्जैक्टली यहाँ पर वही काम हो रहा है, 1359। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन है, चलें उस पर देखते हैं ज़रा। इन अ कैंप ऑफ 36 अर्थक्वेक विक्टिम्स, जलजला जदगान का एक कैंप है, वहाँ पर 36 लोग हैं, ठीक है, जलजला जदगान है। आवाज़ आ रही है सबको? देयर इज़ इनफ फूड फॉर 20 डेज। वहाँ पर, अच्छा ये फूड और डेज, ये वाला क्वेश्चन, इसमें से फूड और डेज के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्टली हमें आइडिया दे देता है कि मतलब यार रेशो के ऊपर हो सकता है। अच्छा, खुराक उनके लिए है 20 दिन के लिए काफ़ी है। इफ़ 12 मोर पीपल कम इन, 12 मज़ीद बंदे आ गए, हाउ मैनी डेज विल द फूड लास्ट, फॉर हाउ मैनी डेज द फूड विल लास्ट, मतलब कब तक वो खुराक उनके लिए काफ़ी होगी। चले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसको समझ लेंगे। इन अ कैंप, इरम सिस्टर आप एक बात नोट कर लो। हेलो, आप सब सुन रहे हैं? जी सर। अच्छा, यहाँ एक बात नोट कर लो, अगर क्वेश्चन इस तरह हो सकता है तो वेल एंड गुड, जल्दी से काम ख़त्म करें। हमारा काम एमसीक्यू का ऑप्शन निकालना है, ये वाली वैल्यू हमने अचीव करनी है, चाहे कुछ भी करें हम। तो सिंप्लीफाइड क्वेश्चन में तो ये काम हो जाएगा, बट कंपाउंड प्रोपोर्शन के अंदर उधर इधर उधर की बातें फिर आपने नहीं सोचनी, फिर आपने रेशोज़ का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि वो उसी से होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इन अ कैंप ऑफ 36 अर्थक्वेक नहीं लिखूंगा, जल्दी से लिख लेता हूँ जलजला। जलजला जदगान कैंप है, उसमें 36 जलजला जदगान लोग हैं। तो
फिर उसके लिए उनके लिए खुराक कितनी है, देयर इज़ इनफ फूड फॉर 20 days। ठीक हो गया। वहाँ पर मज़ीद 12 बंदे, इफ़ 12 मोर पीपल कम इन, अगर मज़ीद 12 बंदे आ जाते हैं तो आप बताओ फॉर हाउ मेनी डेज द सेम फूड विल लॉस्ट फॉर देम। द सेम यहाँ पर विल नहीं, फूड, फूड की जो अमाउंट है वो सेम रहेगी। इरम अब आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कुछ हो सकता है वो आपका जो फॉर्मूला था, मतलब सिंप्लीफाइड। हेलो, आप सुन रही हैं? ना सर। जी सर। यहाँ पर फिर वो नहीं होगा। एग्जैक्टली हम यहाँ पर फिर फंस जी जाते जी। हैं। अभी वो क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, चलो बस एक चीज़ की, एक यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लो, तो वो रेट वाला क्वेश्चन वहाँ पर फिजिबल था कि चलो यार रेट यहाँ पर पता लग गया एक यूनिट का, बाकी के साथ मल्टीप्लाई करो, 9 लीटर हो, 10 लीटर हो, 20 लीटर हो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मुश्किल में फंस जाते हैं हम। अभी इस चीज़ का हमने क्या करना है, इसमें से पहले तो आप डेटा को ज़रा नोट कर लो, ठीक है। 36 कौन है? जलजला जदगान यानी पीपल। सो आपने एक क्वांटिटी पीपल की लेनी है। फिर उसके बाद खुराक की बात हो रही है तो आप या तो फूड लिख लो, बट फूड नहीं, क्वांटिटी ऑफ फूड नहीं गिवन, मतलब क्वांटिटी ऑफ फूड के लिए दिन गिवन है, डेज, तो पीपल रेशो डेज। यहाँ पर सबको समझ आ गया ये जो मैंने लिख लिया, पीपल और रेशो टू क्वांटिटी, डेज टू क्वांटिटीज़ हैं। एनीवन, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दे काइंडली। नहीं है कंफ्यूजन, चलें। अब आप देखें, इसमें अगर पीपल हमारे पास 36 थे तो दिन कितने थे, मतलब खुराक कितने दिनों के लिए काफ़ी थी, 20 दिन के लिए। अब अगर 12 बंदे मज़ीद आ गए तो 36 प्लस 12 कितने हो जाएंगे? 6 और 2 8, 3 और 1 4, 48 बंदे हो जाएंगे। तो दिन अब हम फाइंड करेंगे, वो सिंप्लीफाइड फार्मूला अब यहाँ पर नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। अगर वो हो सकता तो फिर वहीं से कर देते, बस क्वेश्चन सॉल्व करना था हमारा काम। तो अब देखिए यहाँ पर अंदाज़ा लगाएं, ब्लैक से आपको यहाँ पर डिनोट, 36 से आदमी बढ़ गए 48 पर चले गए। अगर 36 बंदे एक खुराक 20 दिन के लिए उनके लिए काफ़ी थी, मतलब 20 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। तो जब आदमी बढ़ेंगे, खुराक मतलब दिन, वो खुराक कितने दिनों में ख़त्म होगी, कम दिनों में या ज़्यादा दिनों में? कम दिनों में सर। कम दिनों में लगेगी। तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ऊपर जाएगी इस तरह। रिलेशनशिप यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनवर्स है। देखें, अगर आदमी कम है तो दिन ज़्यादा है, मतलब खुराक ज़्यादा दिनों में ख़त्म होगी, ज़्यादा दिनों के लिए खुराक बचेगी, काफ़ी होगी। अगर आदमी बढ़ गए तो वही खुराक वो जल्दी ख़त्म कर जाएंगे। ये हो सकता है कि 36 बंदे अगर 20 दिन में वो खुराक ख़त्म कर सकते हैं, तो 48 बंदे एक दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अब इन्वर्स रिलेशनशिप बन गया। कुछ आपके दिमाग में बात बैठ गई या नहीं? सो यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है? यस इन्वर्स रिलेशनशिप या प्रोपोर्शन? कौन सा है? इन्वर्स है। अच्छा, अब ज़रा इसको यहाँ पर लिख लो, बस बात यहाँ पर सिंप्लीफाइड हो गई, अब इजी है कैलकुलेशन। 36 था तो दिन कितने थे? 20 थे। जब 48 बंदे हो गए तो दिन हमें मालूम करने हैं, जो कि असल में कम वैल्यू आएगी। देखिए अभी आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो कम होगी। x की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। खुद ब खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये इस तरह से था और ये इस तरह से था। अच्छा, हेड के ऊपर जो वैल्यू है उसको इस तरह कर लेंगे। ये जो टेल है, दुम के ऊपर, टेल के ऊपर जो वैल्यू है वो ऊपर आएगी, और ये जो हेड के ऊपर वैल्यू है वो नीचे आएगी, इज इक्वल टू। अच्छा, ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बस। फिर देखिए टेल के ऊपर हमारे पास x है, ठीक है, और हेड के ऊपर हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 20। अब इसको सिंप्लीफाई करना आसान है। 48 और x, ठीक है, 48x क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए इस तरह से, और 36 इंटू 20। इसको अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 48x, सॉरी, इक्वल्स 36 और 20 को ज़रा मल्टीप्लाई कर दे, क्या आंसर आ रहा है? 0, 6 2 ज़ार 12, 1 कैरी हो गया, 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 7, 720 आ गया। 720 सर। यस। अब x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो 48 को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 720 के को 48 के ऊपर डिवाइड कर दें जल्दी से, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 15 आएगी। अभी आप देख लो, पहले दिन कितने थे? 20, राइट? 20 यस। अभी कितने दिन लग रहे हैं? तो दिन कम हो गए या नहीं? जब आदमी बढ़ गए तो दिन कम हो गए, खुराक कम दिनों में जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये है इन्वर्स रिलेशनशिप। किसी को यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो वो बता सकता है, अदरवाइज़ ये आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है। बाकी ये एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन पर ख़त्म हो गई। नहीं, इसके बाद एक है, इसके बाद एक है, सॉरी, खैर है, वो कल जल्दी से कर लेंगे। यही इन्वर्स प्रोपोर्शन के ऊपर है वो। सर ये क्वेश्चन ओपेरे तरीके पर नहीं होगा जिस तरह हमने बता दिया? वो तो मैंने उनको बताया ना, वो तो इजी हो गया। मतलब अगर यूनिट प्राइस आपको मालूम पड़ गई, जैसे लेटर के केस में था, उन्होंने बताया ना यहाँ पर कि यहाँ तो यहाँ देखें 75 लेटर्स को आप 5 के ऊपर डिवाइड कर दो तो 1 लेटर की 75 रुपीज़ को 5 लेटर्स के ऊपर डिवाइड कर दो तो 1 लेटर की वैल्यू आ गई। वो वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो 9 के साथ, सो वो आंसर दे रही थी 1359, जो कि एग्जैक्टली रेशो से भी सेम वही आंसर आ रहा था। यहाँ पर भी सेम था और यहाँ पर भी सेम था। सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पर तो पता चल रहा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। बट इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप या कंपाउंड प्रोपोर्शन के केस में इन्वर्स और डायरेक्ट दोनों सेम आएंगे, फिर वहाँ पर हम नहीं कर सकेंगे। फिर डायरेक्टली हमने उसको सिंप्लीफाई मतलब जानना है कि यार ये प्रोपोर्शन के ऊपर हो रहा है, और वहाँ पर अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं फूड और डेज के ऊपर, और डिस्टेंस और टाइम टेकन, मतलब किस वक्त में, कितने वक्त में कितना फ़ासला, ये क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं। सो वो आपने ज़रा फाइंड करना होता है। चले मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर लूँ,
सो ये आज थी हमारी कौन सी सेशन 21 सेशन थी 21st, उसमें हमने प्रोपोर्शन का पूरा जो एक्सरसाइज था 4.4 वो कवर कर दिया। रिव्यू एक्सरसाइज है, इसके ऊपर सारे वही पुराने क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज में रिपीट हो रहे हैं। कल हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 5 के ऊपर जंप करेंगे और वो है मैथमेटिक्स एरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, ठीक हो गया, और वो भी इम्पोर्टेंट है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह, उसमें से भी एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। सो वो कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।